से। तो आज हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज एचपीएलसी। तो हमने यहाँ स्टडी किया, तो एचपीएलसी क्या है अपने पास। एचपीएलसी मतलब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज ए कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इन विच ए कार्ट्रेज और कॉलम इज पैक्ड विद ए सॉर्बेंट। तो सॉर्बेंट हम क्या कह रहे हैं, अपने पास एक स्टेशनरी फेज है जिसके अंदर एक कॉलम है जिसको हमने स्टेशनरी फेज से उसको फिलअप किया हुआ है। सेकंड हमारे पास आ रहा है लिक्विड इज पास थ्रू द पैक्ड कॉलम, जिसके अंदर हम अगर वर्किंग के अकॉर्डिंग देखें तो एक लिक्विड कॉलम है जो कि स्टेशनरी फेज में से उस कॉलम में से पास आउट होगा। थर्ड हम कह रहे हैं डिजोल्व सैंपल इन ए लिक्विड इज इंजेक्टेड इन द फ्लो पाथ ऑफ द मोबाइल फेज एंड दिस इज एन सैंपल बैंड। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई सैंपल है जिसको हमने मोबाइल फेज के अंदर डिजोल्व किया है या इंजेक्ट किया है, और वो इंजेक्शन उसके अंदर कॉलम में से पास आउट होगा और वो अपने कंपोनेंट के अकॉर्डिंग बैंड बनाएगा। द सैंपल बैंड सेपरेटेड इनटू द इंडिविजुअल एनालिटिकल बैंड इज पास थ्रू द एचपीएलसी कॉलम। तो जितने जितने उसके अंदर कंपोनेंट होंगे वो उतने उतने कंपोनेंट के अकॉर्डिंग उसके अंदर इंडिविजुअल बैंड बन जाएंगे और एनालाइट बैंड आर डिटेक्टेड। अब हम क्या करेंगे, जब भी वो बैंड उसमें से कॉलम में से पास आउट होंगे उनको हम एनालिटिकली डिटेक्ट करेंगे। एक क्रोमेटोग्राम इज जनरेटेड, जिसके लिए एक क्रोमेटोग्राम हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास कंप्यूटर है उसके ऊपर फ्लो हो जाएगा। और एनालिटिकल बैंड आर सीज एज ए पिक, जो भी हमारे पास एनालिटिकल जो हमारे पास कंपाउंड उसको एनालाइट कर रहे हैं वो किसी पीक के फॉर्म में हमको पता पड़ जाएगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली एनालिसिस करके वहां पे हम उसको पता कर सकते हैं। तो दैट इज द एचपीएलसी। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर्म में हमको अगर एचपीएलसी देखें तो ये हमारे पास एक फ्लो डायग्राम दिख रहा है अपने पास। एक सॉल्वेंट सिस्टम हम यूज कर रहे हैं जिसको हम रिजर्वेयर बोल रहे हैं। पंप सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या करें, सॉल्वेंट को मैनेजर फॉर्म में, अपने आप में क्या हो रहा है, मैनेजिंग डिवाइस के फॉर्म में कितना सॉल्वेंट उसको लेना है वो पंप की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसके अंदर पंपिंग की जा रही है। अब वो पंपिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो रहा है, बीच में एक सैंपल यूनिट आती है अपने पास जहां से हम इंजेक्शन फॉर्म में उसके अंदर सैंपल को डाल रहे हैं। और जो सैंपल डाल रहे हैं कितना सैंपल वो जो पाइप है या कॉलम है उसके अंदर इंजेक्ट होके जाना है, वो ऑटोमेटिकली उसके साथ में कंट्रोल होगा। और जो अपने आवाज में एक्स्ट्रा जो सॉल्यूशन है जो हमने सैंपल उसके अंदर इंजेक्ट किया है वो सैंपल अपने आप ही अपने आप में एक सैंपल बोतल होती है उसके अंदर कलेक्ट हो जाता है। और एचपीएलसी से यहाँ पास होने के बाद डिटेक्टर पे आएगा और जो भी डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर लिया उसके बाद में मोबाइल फेज जो अपने पास एक्स्ट्रा वाला है वो वेस्ट के फेज में हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा। और जो भी यहाँ से डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया उसको हम एक क्रोमेटोग्राम के फॉर्म में आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो यहाँ अपने पास हो क्या रहा है, जनरली यहाँ अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग बेसिकली सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ से जब सैंपल को इंजेक्ट कर रहे हैं तो मेनली फंक्शन कहाँ हो रहा है अपने पास, जो हम एचपीएलसी कॉलम की बात कर रहे हैं। तो एचपीएलसी कॉलम अपने पास क्या है, इसके अंदर सबसे पहले जब हम टाइम को डिटेक्ट कर रहे हैं रिटेंशन टाइम को, तो हम क्या कह रहे हैं, वो टाइम जब वो उसके अंदर इंजेक्ट होके यहाँ से मोबाइल फेज एंटर होगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो रहा है, जब वो यहाँ से पास आउट हो जाएगा। तो इस टाइम पीरियड को हम रिटेंशन टाइम कह रहे हैं, जिस टाइम पीरियड के अंदर वो उस कॉलम के अंदर रह रहा है। क्लियर। अब इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम एसपीएलसी को स्टार्ट करेंगे तो एकदम से हम उसके अंदर सैंपल और मोबाइल फेज एक साथ नहीं डालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके अंदर पहले मोबाइल फेज को पूरा रन कराएंगे। अब मान लो तुमने एचपीएलसी को तुमने स्टार्ट किया, तो जब तुमने इसको स्टार्टअप कर रहे हो तो पंप के अंदर जैसे तुमने पंप को लोड करा और उसके अंदर पंप से तुमने इंजेक्ट किया तो तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है, मोबाइल फेज उसके अंदर रन होने लग गया। जब पूरा मोबाइल फेज यहाँ से एक बार पूरा क्रॉस होके पूरे सिस्टम में रोटेट हो जाएगा, उसके बाद में एक बीप अपन को सुनाई देती है। अगर सिमार्टजो का हम यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग एक बीप आएगी, इसका मतलब मोबाइल फेज उसके पूरे सिस्टम में रन हो चुका है। उसके बाद में जब वो बीप आती है उसके बाद में हमको क्या करना है, एक इंजेक्टर से या तो ऑटोमेटिकली उससे इंजेक्ट हो जाएगा सैंपल, या फिर क्या होगा, हमें उसके अंदर इंजेक्ट करना पड़ेगा। जब हम इंजेक्ट उसके अंदर करेंगे वहां से अब उसके अंदर डिटेक्टर उसको टाइम पीरियड को कॉलम के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना शुरू करेगा कि कितने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जैसे अपने पास यहाँ टाइम पीरियड है टाइम जोन प्लस एक्स मिनट, तो एक्स मिनट अपने पास कौन सा हो गया, जब अपन सैंपल उसके अंदर इंजेक्ट हुआ और एनालिटिकल कॉलम के अंदर वो अलग अलग डिफ्रेंशिएट हुआ
और जब ये फर्स्ट वाला यहाँ से पास आउट होगा तो उसका वो रिटेंशन टाइम वहाँ पे डिटेक्टर के फॉर्म में आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो इस तरह की ये वर्किंग हमारे पास एसपीएलसी के अंदर रहेगी। इसी को अगर हम ऐसे देखें कि अगर मान लो हमारे पास ग्लास का अगर कोई ट्रांसपेरेंट अगर अपने पास अगर कॉलम होता, हालांकि हम स्टेनलेस स्टील का कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें इस तरीके का हमको यहाँ पे फ्लो नजर आता। ये जो सैंपल है जिसको हमने जब इनलेट इसके अंदर हो रहा है तो यहाँ पे अलग अलग अगर कोई डाई का सॉल्यूशन हमने लिया है तो इस तरीके से उसके अंदर कॉलम पहले एक मिक्सचर फॉर्म में अलग अलग होगा और फिर बाद में ये डिफ्रेंशिएट होके येलो वाला यहाँ, रेड वाला अलग और ब्लू वाला पीछे अपनी एफिनिटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जब इस कॉलम की हम बात कर रहे हैं तो इस तरह के जो कॉलम होंगे वो किस तरह का अपने पास कॉलम होंगे, अपने पास आइसोक्रेटिक कॉलम होंगे। तो आइसोक्रेटिक कॉलम का मतलब हम क्या कर रहे हैं, वो कॉलम जिसके अंदर जो मोबाइल फेज है उसका जो रेशो हमने मोबाइल फेज का सिस्टम बनाया हुआ है, दो कंपोनेंट से मिला के जो सॉल्वेंट सिस्टम हमने बनाया है वो सॉल्वेंट सिस्टम ओवरऑल प्रोसेस के अकॉर्डिंग कांस्टेंट बना रहेगा। आइसो मीन सेम, तो सेम अगर अपने पास बना हुआ है तो इस तरीके के कॉलम के अकॉर्डिंग हम उसको सैंपल को अलग अलग बैंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम देखें यहाँ पे तो नेक्स्ट चीज अपने पास डिवाइस के अंदर आती है। जब वो कॉलम से पास आउट हो गया तो यहाँ हम बात करते हैं डिटेक्टर की। अलग अलग टाइप के डिटेक्टर है, अलग अलग टाइप के कंपाउंड जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी है और उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम डिटेक्टर को जनरली सेलेक्ट करते हैं। जनरल केस में अगर हम डिटेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम जो 90% है अगर हम कहें बात तो यूवी डिटेक्टर को हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी अपने पास फ्लोरेसेंस आ गया, इवोपरेटर, लाइट स्कैटरिंग हो गया, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम डिटेक्टर को सेलेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम डिटेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं और हमारे पास है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला भी डिटेक्टर हम यूज में लेते हैं, मगर यहाँ पे जब हम एसपीएलसी के साथ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के साथ में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंसिडर करते हैं तो कॉस्ट जो हमारे पास प्रोसेस की है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मगर हम कहें कि अगर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हम यूज़ करेंगे तो वो एक अपने आप में बहुत अच्छा बेटर कॉम्बिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी सिर्फ उस कंपाउंड को ही नहीं बताता, उस कंपाउंड के अंदर की पूरी प्रॉपर्टी, उसके फ्रैक्शन को सबको एक्चुअल फॉर्म में, प्योर फॉर्म में हमको बता देता है। ठीक है, तो इसलिए हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को नंबर 1 देना चाहेंगे। अगर उसकी कॉस्ट नहीं होती तो हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं और इजी फॉर्म में अगर हमें डिटेक्ट करना है तो हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज में लेंगे। तो बेटर आइडेंटिफिकेशन वेन एवर वी विल सेलेक्ट द मास स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात कर रहे हैं तो जनरली अगर हम सिलेबस के फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहला डिटेक्टर हमारे पास आता है यूवी एब्जॉर्प्शन डिटेक्टर। यूवी एब्जॉर्प्शन डिटेक्टर अगर हम बात करें तो वो किसके ऊपर बेस है? इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। whenever the electromagnetic radiation pass on a compound from the compound, so then compound absorb the wavelength, that wavelength he can emit it, it can emit it, and the absent of the radioactive wavelength is a way to identify the compound। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब कर लिया है उसको हम वहाँ पे देख के हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे भी जैसे हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कम करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सबसे पहले हम बेसलाइन बनाते हैं। उसी कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ डिटेक्टर की भी अपने आप में एक बेसलाइन ऑटोमेटिकली वहाँ जनरेट होगी जिसके अकॉर्डिंग सॉल्वेंट को वो वहाँ पे अपने पास नेगलीफाई करेगा। इसका मतलब जब हम स्टार्टिंग जब मोबाइल फेज ही रन कर रहे हैं, मैंने क्या कहा इनिशियल केस में हम क्या करें 15 से 10 मिनट के अंदर सिर्फ मोबाइल फेज रन करा रहे हैं, मतलब ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, डिटेक्टर भी सिर्फ मोबाइल फेज को ही नलीफाई करके अपनी बेसलाइन डिटेक्ट कर रहा है। तो जब बेसलाइन वहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है तो उस कंडीशन में हमारे पास अगर सिग्नल अगर हम देखेंगे तो सिग्नल अगर हम देखेंगे मॉनिटर के अकॉर्डिंग तो एक लाइन के फॉर्म में हमें सिग्नल नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई कंपोनेंट हमारे पास नहीं है। यहाँ पे जो भी कंपाउंड है वो उस कंसिडरेशन का है जो कि यूवी विजिबल जो हमारे पास है उसके लिए वो अपने आप में सेंसिटिव हो। अगर यूवी विजिबल के अकॉर्डिंग उसकी सेंसिटिविटी नहीं हुई उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग तो हम इस तरह के डिटेक्टर को वहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर वी आर पासिंग द मोबाइल फेज ओनली फॉर द 10 to 15 minute we will find out the that types of the signals
It is straight line. It's mean there is a no compound is passed with the mobile. Sometimes of impurities may generate the sometimes of the peaks, but we can nullify that types of the impurities there. सो इन द सेकेंड फेज अगर अपने पास कोई कंपाउंड है जो कि यूवी विजिबल की तरफ अपने पास सेंसिटिव है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हम उसका पिक जो हमने प्रिंसिपल पढ़े हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वहाँ पे अपने आप में हमको उसकी पिक जनरेट होती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट सेंसर मेजर द डिफरेंस अमाउंट ऑफ द लाइट। तो यहाँ पे जो हमारे पास लाइट है, अगर अपने पास ये येलो लाइट हमारे पास आ रही है कोई यूवी विजिबल के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे कंपाउंड अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस सिग्नल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे यूवी विजिबल के अकॉर्डिंग पीक हमको यहाँ दिख जाएगी। यहाँ पे हम जो कह रहे हैं सन स्क्रीन हम यूज़ कर रहे हैं, सन स्क्रीन वही तरीका है हमारे पास जो कि हम गर्मियों में जो सन स्क्रीन क्रीम हमारे पास लगाते हैं यूवी विजिबल से बचने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ बात करते हैं तो थर्ड फेज में अब हम क्या कर रहे हैं, जब कॉलम से वो कंपाउंड पास आउट हो चुका है, मान लो वो अपने पास कोई डाई थी येलो कलर की या फिर रेड कलर की डाई कोई भी कलर की, जब वो उस कॉलम से पास आउट हो चुकी होगी, उसके बाद वापस क्या आएगा अपने पास, मोबाइल फेज आएगा। मोबाइल फेज आएगा मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। द लाइट सेंसिटर मेजर द सेम अमाउंट ऑफ द लाइट, नो सिग्नल। इसका मतलब वापस वो पीक अपने पास कम हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम पीक देखते हैं तो यहाँ पे हमें इस तरह की पीक हमको नज़र आ जाती है, मगर वो जो पीक दिख रही है वो भी छोटे छोटे फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप में बनी होती है। तो हम वहाँ सिक्वेंशियली उसके अपने अकॉर्डिंग एक नॉर्मल पिक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बनाते हैं। एक स्टडी स्टेट यहाँ पे शो हो रही है जिसके अंदर एक कांस्टेंट फॉर्म में कंसंट्रेशन बता रही है। तो ये अपने आप में क्या बता रहा है कि अगर एक पीक के अकॉर्डिंग जो कॉलम से जो सैंपल पास आउट हो रहा है वो अपने आप में एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग पास हो रहा है। इनिशियल केस में हमारे पास कंपाउंड की कंसंट्रेशन थोड़ी कम थी, फिर बढ़ी और फिर वापस कम होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिग्नल जो है यूवी विजिबल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब हमने डिटेक्टर लगाया हुआ है, तो कोई हमने लैंप लगा दिया या टंगस्टन लैंप हमारे पास है, जो भी हमारे पास है, जो अपने पास लाइट है, वो लाइट जब उस के अकॉर्डिंग जो हम क्या कह रहे हैं, जब कॉलम से पास आउट होके जब हमारे पास मोबाइल फेज के साथ सैंपल आ रहा है, जब कॉलम से पास आउट होके आ रहा है, उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, डिटेक्टर से उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जब पास आउट होके जो लाइन में वापस हमारे पास ट्यूब के अंदर जब सैंपल आएगा, तो यहाँ पे वो किसी लाइन के अकॉर्डिंग हमारे पास कॉलम से पास आ गया, फ्लो फ्रॉम द कॉलम, तो कॉलम से पास आउट होके आया है। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, जब वो सेल के अकॉर्डिंग पास हो रहा है, तो यहाँ डिटेक्टर के अकॉर्डिंग हम उसको देख सकते हैं। तो यहाँ फोटो डायोड डिटेक्टर है, फोटो डायोड डिटेक्टर, तो डिटेक्टर के भी अलग अलग टाइप्स हमने देखे थे। तो डिफरेंट लाइट आउटपुट्स क्रिएट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट ड्रॉ ऑन द पिक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ में जो उसका रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमको अलग अलग पिक वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यहाँ लग रहा है डिटेक्टर का, ये डिटेक्टर का कंसेप्ट हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर स्टडी कर चुके हैं। विल ओनली वर्क फॉर द कंपाउंड दैट एब्जॉर्ब द यूवी लाइट। तो ये हम यूवी डिटेक्टर सिर्फ और सिर्फ जब ही यूज़ करेंगे जब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यूवी विजिबल लाइट हम यूज़ कर रहे हैं। जनरली डिटेक्टर और भी हमारे पास हैं, यहाँ हम क्या करें, फ्लोरिसेंस भी है, तो फ्लोरीमेट्री भी हमने पढ़ा है, इवेपोरेंट राइट स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग है, इलेक्ट्रोकेमिकल के अकॉर्डिंग है, और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग है। मगर जनरल केस में जो हम यूज़ करते हैं, जो तुम पढ़े हो अभी, वो अपने पास क्या है, यूवी विजिबल डिटेक्टर हम यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यहाँ पे कि जब यहाँ से ये सैंपल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो सैंपल पास आउट हो रहा है कॉलम से, तो वो जब यहाँ से पास आउट होगा तो वो काफ़ी कंसंट्रेट फॉर्म में होगा। तो यहाँ याद रखने वाली बात है कि एवलेटिंग फ्रॉम द कॉलम द ब्लू बैंड्स नॉट बिकम रिलेटिवली वेरी लार्ज। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, सिंस इट वाज द ट्रेवल सो स्लोली it required a large amount of the mobile phase to fully elute it from the hand of the column. So it's mean whenever the sample is pass out, हमने जो सैंपल दिया वो अपने अपने अलग अलग कंपोनेंट में बढ़ चुका है। अब एक कंपोनेंट का एक पार्ट उसमें से यहाँ से अपने पास में पास आउट होके बाहर निकल रहा है। तो जब भी वो पास आउट होगा तो इस वाले पार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम कह रहे हैं
तो इस वाले पार्ट में वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट फेज में होगा। कंसंट्रेट फेज में हमारे पास है, तो हमको जब उसको आइडेंटिफाई करेंगे, अगर तुम यूवी विजिबल के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर रहे हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ पे एक माइक्रो पीपीएम के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे वहाँ पे कंसंट्रेशन बनाते हैं, काफ़ी डाइल्यूट कंसंट्रेशन बनाते हैं, और उस डाइल्यूट कंसंट्रेशन को हम वहाँ सिग्नल के फॉर्म में आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन जो हमारे पास आ रही है उसको भी हमें अलग अलग फॉर्म में उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो डाइल्यूट करने का मतलब यहाँ कंसेप्ट क्या लगेगा कि यहाँ पे जो भी हमारे पास जो कंपाउंड कॉलम से पास आउट हुआ है उसको हम मोबाइल फेस के अकॉर्डिंग डाइल्यूट होगा और इल्यूट होगा, और उसको हम डिटेक्टर के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमको यहाँ पे डिटेक्टर फ्लो सेल्स, हम यहाँ डिटेक्टर के आगे से ही गुजरा यहाँ से और उसने उसको आइडेंटिफाई किया, तो यहाँ पे मोबाइल फेस से हमने उसको डाइल्यूट किया। तो यहाँ अपने पास क्या हो रहा है, द ब्लू बैंड्स इज ब्रॉड, मीनिंग इट इज मोर डाइल्यूटेड रिजल्टिंग इन अ ब्रॉड पीक ए लोअर पीक हायर। तो अपने पास यहाँ पे लेस सेंसिटिव। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से जब ये पास आउट हो रहा है तो सबसे पहले जब वो पास आउट हो रहा है, अगर हम उसको डिटेक्टर के फॉर्म में देखें बेस लाइन के साथ में, तो यहाँ पे जैसे ही सैंपल आया तो सबसे पहले वो उसकी पीक ज़्यादा हाइट तक आएगी। ज़्यादा हाइट तक क्यों आएगी, क्योंकि उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसका एरिया अंडर द कर्व भी ज़्यादा होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन सेम है। जब कुछ टाइम पीरियड के बाद वापस उसी सैंपल की पीक आ रही है, तो यहाँ पे जैसे जैसे हम उससे पास करते जा रहे हैं तो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो पीक की हाइट बढ़ती जा रही है, और एंड में उसकी पीक की हाइट हमारे पास काफ़ी कम हो गई। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। और ये किस केस में हम बात कर रहे हैं, जबकि हम आइसोक्रिएटिक कंडीशन यूज कर रहे हो। आइसोक्रिएटिक कंडीशन मीन्स the ratio of the mobile phase system is constant। जो भी हमने ए और बी सॉल्वेंट से जो मोबाइल फेज बनाया है उसका रेशो हमने ओवरऑल पूरे कॉलम के लिए कांस्टेंट रखा हुआ है। कांस्टेंट रखा हुआ है तो वो अपने सेम डिसोल्यूशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही उसको फ्लो करके आगे फ्लो करवाएगा। ग्रेडियंट में क्या होता है कि कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि पीक में थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा, मगर यहाँ पे मोबाइल फेज कांस्टेंट है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आइसोक्रेटिक कंडीशन की। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो कंपाउंड आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द रिटेंशन टाइम। कोई भी अगर कोई कंपाउंड अगर हम पास आउट करके वहाँ पे पहचान ना पा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या है हमारे पास कि वो कंपाउंड हमने जो सैंपल में डाला है वो क्या है। तो उसको आइडेंटिफाई करना मतलब हमको रिटेंशन टाइम को आइडेंटिफाई करना है। जैसे हम अगर टीएलसी करते हैं तो वहाँ हम क्या देखते हैं, आरएफ वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। आरएफ वैल्यू अपन रिटेंशन फैक्टर जो हम बोलते हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कांस्टेंट होता है, जिससे हम उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं टीएलसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पेपर कोऑपरेटिव और टीएलसी के अकॉर्डिंग अपन आरएफ वैल्यू निकाल रहे हैं। वैसे ही हम अगर यहाँ पे कॉलम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं एचपीएलसी के अकॉर्डिंग, तो हम क्या निकाल रहे हैं, रिटेंशन टाइम निकाल रहे हैं। वो भी एक स्पेसिफिक कंडीशन है किसी एक कंपाउंड के लिए। जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं आइडेंटिफाई प्यूरिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वैसे ही रिटेंशन टाइम भी किसी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक कांस्टेंट कंडीशन है। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक सैंपल मैंने लिया हुआ है जिसको मैंने मोबाइल के फेस के साथ इंजेक्ट किया है। एक्राइल एमाइड जो अपन कर रहे हैं, एक्रिल एमाइड को मैंने अगर सैंपल के फॉर्म में यूज़ किया है तो यहाँ पे सबसे पहले अपने पास आता है व्हाट इज इट। तो सबसे पहले मुझे पता नहीं है कि मैंने एक्राइल एमाइड को इंजेक्ट किया है, सैंपल क्या है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्वेश्चन क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। तो क्या है, जैसे ही रिटेंशन टाइम मुझे पता पड़ेगा तो मैं उस रिटेंशन टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे पता कर लूँगा कि वो कंपाउंड एक्रिलामाइड है कि नहीं है। तो एक्रिलामाइड कैसे पता लगा मेरे को, फॉर ए गिवन मोबाइल फेज एट ए गिवन फ्लो रेट with a given column, a non-pure standard of acryl amide eluted at the 2.85 minutes। तो यहाँ पे हमको क्या क्या याद रखना है कि जब भी इस तरह का हमको यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटर या क्रोमेटोग्राम हमें मिलेगा, तो क्रोमेटोग्राम में हमारे पास मोबाइल फेज है वो भी एक कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं हो कि तुम ये समझ लो कि मोबाइल फेज तो कुछ भी बना लो और जो भी हमें जो रिटेंशन टाइम आएगा वो सेम आएगा, ऐसा नहीं है।
वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मोबाइल फेज जो तुम यूज कर रहे हो वो किस रेशियो में ले रहे हो, और वही स्टैंडर्ड मोबाइल फेज जब तुम सेलेक्ट करोगे तभी वो स्टैंडर्ड टाइम अपने पास आएगा, और उस स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग ही तुम बता सकते हो कि ये एक्राइल अमाइड है। अपने हिसाब से मोबाइल फेज अलग अलग बना के तुम यह कहो कि इस टाइम पीरियड पे एक्राइल अमाइड होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। इट्स मीन द मोबाइल फेज इज a constant criteria to identify for a given sample which types of the sample is there. नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर हमारे पास वही कंपाउंड हमारे पास दो बार अपन टीएलसी के अकॉर्डिंग हम एचपीएलसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं, पहले टाइम पे हमने इंजेक्ट किया जो सैंपल है उसकी कंसंट्रेशन कुछ और थी, दूसरे टाइम पे हमने जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन को हमने बढ़ा दिया। मान लो पहले जो हम सैंपल दे रहे हैं वो अपने पास 1 माइक्रोमीटर के ग्राम के अकॉर्डिंग है, माइक्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमने लिया है, सेकंड के अकॉर्डिंग हमने लिया है 10 माइक्रोग्राम के अकॉर्डिंग। तो 1:10 का उनके अंदर सैंपल के अंदर रेशो है, मगर जो कंपाउंड है वो सेम ही कंपाउंड है, एक्राइल एमाइडी है, तो एक्राइल एमाइडी ए एक्राइल एमाइडी बी है, मोबाइल फेज भी सेम है। तो वहां पे जो हमारे पास जो पीक आएगी वो 2.85 मिनट के बाद ही आएगी। It's mean that is a identification creator nature that is not depend on the concentration, जो कि कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। मगर यहाँ अगर तुम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे जो एरिया अंडर द कर्व है उसके अंदर डिफरेंट है, ये इसके मुकाबले में 10 गुना है। तो एरिया अंडर द कर्व अपने आप में क्या बता रहा है, उसकी कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे 1/10 के अकॉर्डिंग हमें कंसंट्रेशन यहाँ पे नजर आ रही है। तो यहाँ पे हमने जब इसमें देखा तो यहाँ हमारे पास क्या था, आइडेंटिफिकेशन। जब हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म में हमने कंसीडर किया तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, क्वांटिफिकेशन, मतलब हम उसकी अमाउंट को एरिया अंडर द कर्व के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे कुछ और पीक मेरे को नजर आ रही है, ये भी पीक है, ये भी पीक है। अब ये भी पीक है तो ये भी किसी न किसी कंपाउंड के अकॉर्डिंग हो सकती है। तो ये अपने पास क्या है, उस कंपाउंड के अंदर क्या इम्प्योरिटी थी। अगर दूसरा कंपाउंड है तो वो किस फॉर्म में, इम्प्योरिटी के फॉर्म में। जब हमने दोनों सैंपल लिए ए और बी, दोनों के अंदर अगर सेम कंडीशन में सेम पीक आ रही है, इसका मतलब सैंपल ए और सैंपल बी जो हमने लिया है उनके अंदर सेम टाइप की इम्प्योरिटीज उसके अंदर प्रेजेंट है, और सेम टाइप की इम्प्योरिटीज है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ उसकी कंसंट्रेशन में डिफरेंट है मगर इम्प्योरिटी दोनों के अंदर सेम टाइप की आई है। क्लियर। मगर हम किसको आइडेंटिफाई कर रहे थे, इसको। तो यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई हो गया साथ में कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी उसके साथ में आ रही है। हाउ मच देयर इज आल्सो सोल्व बाय द क्वांटिटेटिवली बाय द एचपीएलसी। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखो अननोन, तो यहाँ पे जो मैंने बताया है तो ये अपने पास अननोन है। तो अननोन के लिए हमारे पास 1.8 मिनट पे दोनों के लिए सेम पीक आ रहा है, तो वो अपने आप में इम्प्योरिटीज को उसके अंदर बता रहा है। इसी के अकॉर्डिंग हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे वापस कुछ वर्ड हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास सबसे पहला वर्ड आता है अपने पास आइसोक्रिएटिक। आइसो मीन सेम, द सॉल्वेंट कंपोजिशन स्टेट द सेम फॉर द एंटायर रन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज होगी कि यहाँ जो हम सॉल्वेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं वो सॉल्वेंट सिस्टम आइसोक्रिएटिक कंडीशन में, आइसोक्रेटिक कंडीशन में हमारे पास क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है, उसका रेशो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ सॉल्वेंट कंपोजिशन स्टेट द सेम फॉर द एंटायर रन, तो मोबाइल फेज और पूरा रोटेशन हो रहा है। जो हमने वहाँ पे जब हमने प्रैक्टिकल में भी देखा था लैब के अकॉर्डिंग, तो हमने क्या देखा था, हमारे ऊपर सिमार्जू वाला जो हमारे पास था एचपीएलसी, उसके ऊपर दो वेसल्स रखे हुए थे। वो अपने पास क्या है, उसके अंदर मोबाइल फेज जो हमारे पास सॉल्वेंट सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली सेम उसके अंदर रेशो के अकॉर्डिंग वो उसके अंदर फ्लो होता है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम ग्रेडियंट कंडीशन की बात करें तो ग्रेडियंट कंडीशन क्या हो गया, जब सॉल्वेंट कंपोजिशन चेंज थ्रू आउट द रन। तो यहाँ पे अपन क्या करें, ग्रेडियंट चेंज और स्टेप चेंज। तो जहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ग्रेडियंट कंडीशन में जो एसपीएलसी के अकॉर्डिंग जो वेसल्स है, तो इसका मतलब अगर हम आइसोक्रिएटिक कंडीशन की बात करें तो आइसोक्रिएटिक कंडीशन में अगर हम एसपीएलसी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो एक सिंगल पंप से भी काम हो सकता है, क्योंकि वो अगर सिंगल रिजर्वेयर है मोबाइल फेज का तो सिंगल पंप से भी काम हो जाएगा आइसोक्रिएटिक फॉर्म में। मगर ग्रेडियंट फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो एचपीएलसी जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर दो या दो से अधिक पंप होंगे।
मिनिमम 1 से काम नहीं चलेगा, मिनिमम 2 पंप होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो उसके अंदर रिजर्वेयर हमने मोबाइल फेज लगाया है, वो अपने आप अपनी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम उसको मैनुअली डिजिटली सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज करके उसका रेशो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पंप की जरूरत है। अब उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं आइसोक्रिएटिक और ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हम देखें तो आइसोक्रिएटिक में हमारे पास क्या हो रहा है, सेम टाइप का फ्लो हमारे पास कंसीडर हो रहा है। ठीक है, और सेकंड में अगर हम देखें तो यहाँ पे आइसोक्रिएटिक पंप हमारे पास किस तरह का होगा, इसको हम स्टडी करेंगे। तो आज टाइम हो गया है, तो इसके अकॉर्डिंग में आज आगे की कहानी को हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे।